जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से बाबू आप सभी लोग के बीच JMS स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। जितने लोग भी इस वीडियो पर अभी चैनल पर नए होंगे उन लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए वो आज आपसे मैं बात करूंगा फिर से एक बार क्लास 10 के बच्चे के लिए साइंस में फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो आपको देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से आप सभी के बीच एक नई ऑब्जेक्टिव एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्या नाम है बाबू? ऊर्जा का स्रोत। चैप्टर नंबर 6 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो बड़े आराम से आप लोग देखिएगा, समझिएगा और बड़े अच्छे से है ना रिप्लाई करते रहिएगा। आप लोग जिसको आंसर समझ में आए कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करके आपको इस वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में इस चैप्टर में आपको दिया गया ऊर्जा के स्रोत के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्या है ना। तो चलिए बाबू जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव जो बाबू है, फर्स्ट प्रश्न आपका है ऊर्जा के स्रोत में। तो देखते हैं क्या है कि गर्म जल क्या है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर क्या करते हैं, हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं। यानी गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज बाबू दिया गया है, आप देखते रहिएगा। प्रॉपर वे में आपका ABCD करके दिया गया है, कमेंट करके बताते रहिएगा आप लोग भी। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर क्लिक करता हूं। इसका जो राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए, धूप वाले दिन में। किसमें? धूप वाले दिन में। यानी जिस दिन बाबू धूप होता है, क्या होता है थोड़ा सा, हाँ चलिए जिस दिन क्या होता है धूप होता है उस दिन हम गर्म जल को प्राप्त करने के लिए सौर जल का उपयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन जल क्या है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी क्या बोल रहा है फिर से एक बार देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा, क्या बाबू, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कौन ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कोयला। क्या बाबू? कोयला। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जितनी ऊर्जा स्रोत, क्या, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से क्या होता है तो व्युत्पन्न नहीं है। तो चलिए देखते हैं बाबू, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जैव मात्रा। क्या है? जैव मात्रा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या बाबू को देखते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम कितना होना चाहिए बाबू? तो चलिए देखते हैं किस स्पीड से होना चाहिए था। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका होना चाहिए था। आगे बोलते हैं चाल क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी बायोगैस ईंधन का स्रोत वो ईंधन का स्रोत वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं गोबर गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष, यानी ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा का सबसे जो विशाल स्रोत है वो क्या बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। क्या है? कोयला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी जो जीवाश्म ईंधन होता है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज इसमें भी कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी लकड़ी। क्या होगा बाबू? तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन का सबसे एक बड़ा उदाहरण है। आगे बढ़ते बाबू 8 नंबर में। 8 नंबर क्या है? तो 8 नंबर है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो चलिए बाबू देखते हैं गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। क्या है? तो बायोगैस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बायोगैस का उत्पादन होता है, यानी बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो किससे? तो आप सबको पता होगा कि कोयला से होता है। किससे होता है? कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में है कि नवीकरणीय स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नवीकरणीय ऊर्जा का बाबू जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय ऊर्जा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत,
अभी नवीकरणीय था, तो अभी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मी ईंधन। कौन सा होगा? जीवाश्मी ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या है कि एक उत्तम ईंधन है, यानी जो सबसे उत्तम ईंधन है वो क्या बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में कि नरौरा क्या है? नरौरा क्या बाबू? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? फिर से पढ़ लीजिएगा कि नरौरा नाभिकीय विद्युत क्या है? सॉरी क्या है? नरौरा है ना, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसको देखते हैं बाबू, राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते 13-14 नंबर में कि प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। कौन सा स्रोत था प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का? तो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी लकड़ी। क्या होगा? तो लकड़ी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 बाबू कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, यानी जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, किस ऊर्जा के स्रोत हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी वैकल्पिक स्रोत है। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर सी यानी वैकल्पिक स्रोत। चलिए देख लीजिएगा ऑप्शन इसका उल्टा पलटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी ही होगा। आगे तक क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, यानी सरदार सरोवर जो बांध है बाबू वो किस नदी पर बना है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी। कौन सा? तो नर्मदा नदी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में कि टिटहरी बांध किस नदी पर बना है? कौन सा? टिटहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी पर बना है। आगे बढ़ता 18 नंबर में बाबू क्या है कि जैव गैस क्या है? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। क्या बाबू? तो जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। लेकिन जो मीथेन गैस होता है वो कितना प्रतिशत में इसमें पाया जाता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेन गैस की जो मात्रा होता है वो 75% होता है। कितना होता है? 75% पाया जाता है। आगे बढ़ते बाबू क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या है कि पवनों का देश कहा जाता है, यानी जो पवनों का देश होता है बाबू वो किसको कहा जाता है? तो बोला जाता है बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका को। किसको बोला जाता है? तो अमेरिका को पवनों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो चलिए देखते रहते हैं कि किसका कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चलिए ऑप्शन वाइज देखते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर बी यानी तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान हमारा है किसका? तो भारत का। किसका? भारत का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्या है कि टरबाइन की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? जो टरबाइन लगा होता है घूमने के लिए, है ना, तो टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं कितना तेजी से होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 MV क्या है? 1 MV के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर चाहिए? तो 2 हेक्टेयर भूमि हमको चाहिए। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए देखिएगा, बड़े क्वेश्चन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा तो आंसर भी बड़ा। अब अच्छे से पॉइंट को समझेंगे, है ना, लैंग्वेज समझेंगे तो आप आंसर खुद भी दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है बाबू। तो पृथ्वी के वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्र पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। यह लगातार आपको ऑप्शन वाइज इसमें दिया गया है ABCD करके। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी सौर धुरी। क्या बोलते हैं बाबू? इसको सौर धुरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 क्या है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका क्या बनाने के लिए? तो सौर सेल बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो चांदी का उपयोग करते हैं सौर सेल बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में है कि मानव निर्मित उपग्रह, यानी मानव निर्मित जो ग्रह बनाया गया उसमें मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष क्या है अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स और क्या है ऑर्बिटरों में किसका प्रमुख
किसका उपयोग जो है वो प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन वाइज, इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या क्या कोई नहीं होगा बाबू? सौर सेल का भी उपयोग नहीं करते, सौर कुकर का उपयोग नहीं करते, सौर जल ताप का भी उपयोग नहीं करते, मतलब इनमें से तीनों कोई नहीं, जिसमें से किसी का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। 26 क्या है कि बांध के द्वार, क्या है? बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, किस में बदलती है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी पवन ऊर्जा में। किस में बाबू? पवन ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्या है? क्या है? OTCE। क्या है? OTEC। क्या बाबू? OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप कितना हो तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। क्या होगा बाबू? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 डिग्री सेल्सियस का। कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तब जाकर होगा। आगे 28 नंबर में देखते हैं क्या है कि भौमिकीय, क्या बाबू? भौमिकीय परिवर्तनों, क्या है? भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टी में, क्या भूपरपट्टी बोल सकते हैं इसको, भूपरपट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्र में, क्या है? तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर ढकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? तो चलिए इसका भी देखते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए, यानी स्थल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो स्थल क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में क्या है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है, यानी सूर्य तथा अन्य तारों के जो विशाल होता है बाबू वो ऊर्जा के स्रोत है। तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिकीय संलयन। किसका है? तो नाभिकीय संलयन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 क्या है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यानी हाइड्रोजन बम जो होता है आप जानते भी होंगे, है ना, हाइड्रोजन बम पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी नाभिकीय विखंडन पर भी आधारित नहीं है ना, नाभिकीय संलयन पर भी आधारित नहीं है। इन दोनों में किसी पर नहीं, मतलब इनमें से किसी पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है बाबू जो किस राज्य में स्थित है? आप पढ़े होंगे बुक में तो आपको पता होगा, यार बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में ये स्थित है। आगे 32 नंबर में है कि राणा प्रताप, क्या है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी ये भी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में ये भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर क्या है कि कलपक्कम, क्या लिखा हुआ बाबू? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसको भी देखते हैं किस राज्य में है बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 क्या है कि काकरापर, क्या लिखा हुआ है? काकरापर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी काकरा किस राज्य में स्थित है बाबू? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी एविक्स में है, तो तमिलनाडु में। कितना है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 क्या है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, क्या लिखा हुआ है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इस भी देख लेते हैं कि किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में। किसमें है बाबू? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आप लोग भी कमेंट करके फिर बड़ा बताते रहिएगा बीच बीच में, ताकि फीडबैक मिलता रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी ऊर्जा को जो नवीकरणीय स्रोत है वो कौन है? तो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम। क्या बाबू? पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा है, या कौन सा है? क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सबसे जो अच्छा जवाब वो है कोयला है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? तो कोयला। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर क्या बाबू कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ मतलब साफ ऊर्जा स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी।
क्या बाबू, तो लकड़ी। आगे बात है क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में क्या है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो परंपरा से उसको उपयोग कर रहे हैं, पिछले परंपरा से हम लोग आते आ रहा है, परंपरा मतलब पुराना पिछले चलते आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। कौन सा बाबू, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 में यानी लास्ट इस ऑब्जेक्टिव में कौन सा है बाबू, लास्ट प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं कौन सा है। तो लास्ट ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी पवन ऊर्जा। कौन सा होगा, तो पवन ऊर्जा इसका क्या होगा लास्ट। तो चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी आपसे फिर मिलेंगे अगली बार अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, है ना। अगली नए नए ऑब्जेक्टिव नए नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि आप इसको देखिए समझिए, है ना। आपका फीडबैक में आंसर जरूर कमेंट में आंसर जो करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।